SSCGL का एग्ज़ाम तिथि घोषित हो चुका है और अब एग्ज़ाम का तिथि जो निर्धारित है 21 अगस्त बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। और ऐसी स्थिति में कोटा विषय का जो तैयारी है या तो रिवीजन बोल सकते हैं, वो एक चुनौती का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसका सिलेबस वास्तव में बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में तैयारी कैसे करें, बहुत उलझे हुए हैं लोग। और आप देख रहे होंगे कि ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको अच्छा से पात्र तक याद नहीं रहता कि कौन कहानी से कौन सा पात्र है, आप कंफ्यूज कर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यही सब सोच कर मैं एक सोन माटी जो बुक है, पुस्तक है, उसमें 10 कहानी और 31 कविता है और इसी के संदर्भ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप कहानी को पढ़ चुके हैं और आपको कैसे रिवीजन करना है और क्विक समय में आप आधे से 1 घंटे में कैसे सोन माटी पूरे पुस्तक को रिवीजन करके सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसी ख्याल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप देखेंगे तो सोन माटी से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखते हैं सोन माटी पुस्तक, जो कि इसमें 10 कहानी और 31 कविता है और इसके लेखक हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर विनोद कुमार महतो जी हैं। साहित्यकार का परिचय हम नहीं बता रहे हैं, आप वो टॉपिक को अलग से देख लीजिएगा या तो मौका मिलेगा तो हम वो करवा देंगे। तो ये पुस्तक सोन माटी विनोद कुमार महतो जी का लिखा हुआ है और इसका पहला प्रकाशन 1990 में और दूसरा प्रकाशन 2017 में हुआ था। तो इसमें पहला प्रकाशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोन माटी का पहला प्रकाशन 1990 में, ये याद रखेंगे। और ये प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड, मुद्रक है इसका वर्मा यूनियन प्रेस। तो 1990 पर पहला प्रकाशन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 10 कहानी में से पहला कहानी जो है उसको देखते हैं। जो उबार कहानी है, इस पुस्तक का पहला कहानी है उबार। और ये उबार कहानी का मुख्य जो पात्र है झबरू है। झबरू एक टुटपुंजिया किसान रहता है और खेतों में काम करता है। और झबरू की पत्नी उसे कलवा, जो दोपहर का भोजन होता है, वो खेत में पहुंचाने का काम करती है। और झबरू के 2 बेटियां, पर्वतिया और सुमिया, 2 बेटियां हैं और एक बिहारी उसका पुत्र है। तो यहाँ पात्र ध्यान रखेंगे, झबरू के 1 बेटा है बिहारी और 2 पुत्रियां पर्वतिया और सुमिया हैं। तो कुल मिलाकर इसके परिवार में 5 सदस्य हैं। और एक बुधना नाम का व्यक्ति है जो झबरू का शिवचिंतक है और उसे अच्छी सलाह देता है। वही गांव का गणेश बाबू और महेश बाबू, जो एक तरह से गलत पात्र के रूप में दिखाया गया है और झबरू के प्रति इन लोग का विचार या भावना अच्छा नहीं रहता है। और उसी तरह का आदमी एक है बीरू, जो कि बड़ा साहूकार का बेटा रहता है। दिनेश प्रेम बिरजू, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, झबरू के जगह पर यहाँ बिहारी कर लीजिएगा। बिहारी के दोस्त होते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, लेकिन गरीबी के चलते बिहारी नहीं पढ़ पाता है। लेकिन एक वर्ष झबरू का जो है धान अच्छा पैदा होता है और बचपन में ही बिहारी को दादी का आशीष प्राप्त हुआ था। ये ध्यान रखिएगा कि बचपन में बिहारी को किससे आशीष प्राप्त हुआ था। तो बचपन में बिहारी को दादी से आशीष प्राप्त हुआ था, यानी दादी उसको आशीर्वाद दी थी कि एक दिन पढ़ लिख कर बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। इंस्पेक्टर मतलब पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर कहने का मतलब है पुलिस इंस्पेक्टर। तो एक यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यहाँ बिहारी होगा, बिहारी हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर इसमें एक लोकोक्ति है, माछी खोजे घाव बादी खोजे दाव। एक कहावत है कि जो दुश्मन होते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं और वही मौका मिलता है बीरू और महेश को कि झबरू का जानवर जो होता है, झबरू जो किसान है उसका जानवर को खोल के गणेश बाबू के खेत में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान 2-3 बात याद रखना है। बीरू और महेश बाबू दोनों मिलकर झबरू का जानवर गणेश बाबू के खेत में छोड़ देते हैं और इससे क्या होता है कि गणेश बाबू का जो खेत रहता है उसका खेत झबरू का जानवर चर जाता है। अब उसी के संदर्भ में 4 दिन बीतने के बाद बीरू जो है झबरू से 20 रुपया, कितना रुपया,
₹20 पंचायती कराने के लिए पैसा मांगता है कि 20 रुपये हमको दो, हम पंचायती करा देंगे और सारा मामला शांत करवा देंगे। झबरू 20 रुपये पंचायती करवाने के लिए किसको देता है? तो बीरू को देता है। उसके बाद है कि पंचायती में 200 रुपये दंड लगाया जाता है। पंचायत होती है जिसमें झबरू को 200 रुपये का दंड लगाया जाता है। अब झबरू उस दंड को पूर्ति के लिए झबरू अपना 500 रुपये में बारी बेच देता है, और जो 500 रुपये बारी बेचने के बाद प्राप्त करता है उसमें 200 रुपया दंड के रूप में देता है, और 300 रुपया जो बचता है उससे बिहारी का एडमिशन करवाता है। कॉलेज में बिहारी का एडमिशन करवाता है। बिहारी आईए प्रथम श्रेणी से पास करता है। उसके ठीक 3 वर्ष बाद बिहारी के पिता झबरू का निधन हो जाता है। तो झबरू आईए में प्रथम श्रेणी से पास करता है, और अंततः वो बिहारी जो है पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है बिहारी अंत में, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर तो बन जाता है, लेकिन वो जो पिता का सपना था, पिता को वो खुशी नहीं दे सका। तो कहानी में बस इतना ही था। तो पहला कहानी एक क्विक रिवीजन के तौर पर था। उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा कर लिए होंगे। चलिए अब आगे का कहानी देखते हैं। दूसरा कहानी है जिंदगी की डुबानी। जिंदगी की डुबानी का अर्थ होता है जीवन का रोना, और ये जीवन का रोना जो जिंदगी की डुबानी कहानी है एक बेरोजगारी पर आधारित कहानी है, और ये सोंध माटी का दूसरा कहानी है। इसमें मुख्य पात्र के रूप में जंगली को दिखाया गया है। जंगली बीए पास और एक बेरोजगार से ग्रसित व्यक्ति है, और बेरोजगार रहने के कारण बीए पास होने के बाद भी इसको बच्चे बुढ़वा दादा कह के बुलाते थे। जंगली का 2 भाई है, और एक बड़ा है और एक महिला। जंगली छोटा भाई है। तो ध्यान देंगे, जंगली छोटा भाई है, और उसका जो बड़ा भाई है जंगली का जो बड़ा भाई है वो है कोइलवरी ऑफिस में बड़ा बाबू है। ध्यान दीजिएगा, जंगली का बड़ा भाई कोइलवरी ऑफिस में बड़ा बाबू है, और मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का एक एजेंट है। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। जंगली आईए में था तभी पिता का उसका निधन हो गया, और उसके बाद माँ उसको हंसली और 2 भर सोना का सिकरी बेचकर पढ़ाई। जंगली को कौन पढ़ाती है? तो जंगली को उसकी माँ हंसली बेचकर और 2 भर सोना सिकरी बेचकर पढ़ाती है। और जंगली 200 रुपये खर्च किया। कई बार जंगली पढ़ाई करने के बाद 100-200 रुपये खर्च किया, और एक बार दरोगा का परीक्षा भी निकाला, लेकिन घूस के चलते उसका नौकरी नहीं हो पाया। अब माँ उसको कहती है या तो बिजनेस कर लो या और ट्यूशन पढ़ाओ, इस तरह का सलाह देती है जंगली को माँ। एक घटना होती है, जंगली के साथ एक घटना भी घटता है कि अशोक जो कि जंगली का दोस्त रहता है उसके शादी में जाता है जंगली, और जंगली वहाँ शादी में जाता है तो किसी तरह का उपहार लेके नहीं जाता है, खाली हाथ जाता है। और उस अवसर पर अशोक के भाई ने जंगली को अपमान भी किया था। तो किसके शादी में जाता है वो ध्यान रखेंगे। तो जंगली अशोक के शादी में जाता है जो कि जंगली का दोस्त रहता है। वहाँ पर उसे अपमान करने का काम कौन करता है? तो अशोक का भाई करता है। और माँ के मरने से पहले जंगली के माँ के मरने से पहले माँ उसको 100 रुपया संदूक से देती है, यानी कि जो बक्सा रहता है उसे 100 रुपये निकाल के देती है, और अंततः उसे पान की गुंगटी खोलने का सलाह देती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि जंगली को उसकी माँ 100 रुपया कितना देती है? 100 रुपया, और क्या करने के लिए देती है? तो पान का गुंगटी खोलने के लिए देती है। तो इस कहानी में बस इन्हीं बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसका क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, और अंतिम समय में बस आपको इतना ही रिवीजन करना ही है। अगला जो कहानी है सोंध माटी का धुआं धंधा। इसमें है जो पात्र हैं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर को बोला जाता है, और एक कंपाउंडर है। डॉक्टर का नाम नारायण है, और कंपाउंडर का नाम किसुनवा है ना। और डॉक्टर को उसकी माँ ने जेवर बेचकर पढ़ाया था, इसमें भी यही कहानी है। और नारायण जो है उसके जो क्लिनिक खोला है वहाँ पर एक भिखारी आती है, और भिखारी को कोंढ़ रोग हुआ रहता है। कौन सा रोग हुआ रहता है? तो कोंढ़ रोग। ध्यान रखेंगे, भिखारी को कौन सा रहता है? कोंढ़ रोग रहता है।
लेकिन डॉक्टर नारायण उसको इलाज ये सब करता है, लेकिन एक बार उसका जो कंपाउंडर डॉक्टर दूसरे मरीज को इलाज करने में बिजी रहता है, उस समय किसुनवा उसको भिखारी को धुतकार देता है ना। लेकिन बाद में जब पता चलता है डॉक्टर नारायण को, तो कहता है किसुनवा को कि 10-20 पैसा उसको दे देने के लिए कहता है। और इसमें दिखाया गया है कि 500 रुपया चंदा तो डरा धमका कर उसके क्लिनिक से ले लिया जाता है, लेकिन उसको 10-20 पैसा नहीं दिया कंपाउंडर, तो उससे वो नाराज़ भी रहता है। तो इसमें इस कहानी में पैसा का निशा, गुंडागर्दी का निशा और दारू का निशा, ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। और जब किसुनवा कंपाउंडर जो रहता है, किसुनवा ध्यान रखेंगे यहाँ पर किसुनवा कंपाउंडर है, तो किसुनवा जो कंपाउंडर रहता है वो जब रोगी को डांट धुतकार के भगा देता है, तो उसको उस रात अच्छे से नींद नहीं आता है। जब अचानक डॉक्टर 6 बजे, ध्यान रखेंगे, जब अचानक डॉक्टर 6 बजे उठता है तो भिखारी को अपने दरवाजे पर पाता है अल्मुनियम का डूबा लिए हुए। कौन सा डूबा लिए हुए? अल्मुनियम का डूबा लिए हुए खड़ी रहती है भिखारी। तो इस कहानी में बस विशेष 2 पात्रों को याद रखना है, नारायण और किसुनवा को। नारायण डॉक्टर, कंपाउंडर रहता है किसुनवा, और कौन रोग भिखारी का हुआ रहता है। अगला कहानी है माएकलोर। चौथा नंबर का जो कहानी है माएकलोर, इसमें है माएकलोर। यहाँ पर अगर आप कारक देखें तो माई माता का आंसू, तो यहाँ पर संबंध कारक है लगा हुआ, माएकलोर, है ना। तो उम्मीद है कि व्याकरण का पोर्शन आप लोग पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अगर समय मिला तो वो भी कुछ टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के समझ करवा दूँ। माएकलोर में जो मुख्य पात्र है वो है सुरजा। सुरजा है माएकलोर में मुख्य पात्र। और सुरजा का जो पिता का देहांत बचपन में ही हो जाता है। जब सुरजा बचपन में रहता है, बचपना रहती है, उसी समय सुरजा के पिता का देहांत हो जाता है। और सुरजा की माँ जो है, सुरजा का बेटा का नाम है नरेना। नरेना सुरजा का बेटा का नाम है। और क्या रहता है, मंगरा जो रहता है सुरजा का दोस्त है, और वो बाहर में काम करता है। मंगरा सुरजा का दोस्त है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मंगरा सुरजा का दोस्त है जो कि बाहर प्रदेश में रहकर काम करता है। और वो वहाँ से अच्छी खासी कमाई करके माता को, अपने माँ को 80 रुपया पैसा भी देता है, और पत्नी को अच्छी साड़ी और बेटा के लिए अच्छा कपड़ा शर्ट पैंट खरीद के देता है। और ये स्थिति वो 3 ही वर्ष में ऐसा स्थिति मंगरा का हो जाता है। तो यही सोच विचार करने के बाद सुरजा अपनी माँ को कहता है कि हम भी बाहर जाके कमाएंगे। तो माँ यहाँ पर उसकी कहती है कि हम तो पाकल आम नियर हो, कब यानी कि मर जाएंगे सो कहना मुश्किल है, इस तरह का माँ बोलती है। तो ये कथन भी दे सकता है कि हम तो पाकल आम नियर हो, है ना। तो ये किस कहानी से लिया गया है? तो ये माएकलोर से लिया गया है। तो यहाँ पर एक पात्र है गिरजा बाबू, जो कि गांव का अमीर आदमी रहता है। और सुरजा का जो बाप रहता है वो गिरजा बाबू के यहाँ ही काम करके पूरा ज़िंदगी बिता दिए थे। सुरजा भी इसी के घर में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन एक बार की घटना होती है, सुरजा का बेटा नरैना बीमार पड़ जाता है। और नरैना बीमार पड़ जाता है तो गिरजा बाबू से सुरजा 5 रुपये मांगने के लिए जाता है, लेकिन गिरजा बाबू उसको धुतकार देता है ना। तो कितना रुपया मांगने जाता है? 5 रुपये। किस लिए मांगने जाता है? नरैना के इलाज के लिए। नरैना की स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो इसलिए जाता है। अब अंततः सुरजा डिसीजन लेता है कि घर से बाहर रहकर ही कमाई करने के लिए जाएगा। तो वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ 7 बजवा गाड़ी, कितना बजवा गाड़ी? 7 बजवा गाड़ी, ध्यान रखेंगे, 7 बजवा गाड़ी से पत्नी के साथ बाहर कमाने के लिए भात और मुनगा का साग लेके चला जाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, इससे आपका ये चैप्टर भी इतनी बातों से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। आप बार बार बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले आप इतना ही कर पाएंगे, और इतना में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है कि कौन सा पात्र किस कहानी का है और कहानी का मूल क्या है और यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। हम कोशिश किए हैं कि सारे चीज़ों को, तथ्यों को जो प्रश्न बनाया जा सकता है समेटने का, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगला कहानी है अजवार भौजिक बेणाल चेंगा। अजवार भौजिक बेणाल चेंगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर एक भौजी का दिखाया गया है कहानी में कि
भौजी बिल्कुल अनपढ़ रहती है और अनपढ़ रहने के साथ साथ ऐसा इसको विशेषता दिखाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि भौजी एक डंडी मार सेठ के सेठहैन जैसन लग रही है ना। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ग्रामर में भी प्रश्न बना सकता है कि सेठ का जो स्त्रीलिंग शब्द बना है, तो सेठ में आयन जोड़ के सेठहैन स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो भौजी कैसी लग रही है? डंडी मार सेठ के सेठहैन जैसन लग रही है। और ये भौजी बिल्कुल अनपढ़ रहती है। और जो दादा है, जो भौजी के पति हैं, वो मैट्रिक पास हैं और उनका जो पेशा है वो आप ध्यान रखेंगे कि कोर्ट में पेशाकार के रूप में वो कार्य करते हैं, है ना। और यहाँ पर भौजी और दादा के जो हैं कुल 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। उसमें से 8 बच्चे जो हैं बेटा है, 8 बेटा है और 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं, 8 बेटा है। 2 बेटी का नाम आप रखेंगे। जो बड़ी बेटी है सुमा नाम है, और कुन्ना छोटी बेटी का नाम है कुन्ना। पहली बड़ी बेटी का नाम है सुमा और छोटी बेटी का नाम है कुन्ना। सुमा बेटी का जो दिखाया गया है कि बाल में बहुत सारा सा जू है, ढीला है। और कुन्ना जो छोटी बेटी है उसका पैर फटकर चरकुट हो गया है, मतलब पैर का स्थिति अच्छा नहीं है, पूरा एड़ी फट गया है। जो एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे, जो भौजी का विशेषता दिखाया गया है पात्र का, तो उसमें पाउडर, काजल, इत्र ये सब की काफ़ी शौकीन रहती है और घर में बस भौजी का ही चलता है, दादा का नहीं। और जो भौजी और दादा का जो 10 बच्चे हैं उसमें से एक जो बेटा है उसका नाम है टुकना। टुकना नाम याद रखेंगे, जो कि टुकना नाम है बेटा का, 8 बेटों में से एक है। और वो ऐसा बेटा है कि जेठ का महीना जानते हैं कि काफ़ी गर्मी का दिन होता है जेठ। तो जेठ का रौदारी में भी आम के बगीचा में लेबदा लेके, मतलब आम को झाड़ने के लिए लकड़ी लेके खड़ा रहता है। तो बच्चे कोई स्कूल नहीं जाते हैं, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। तो इस तरह से भैया जो देवर हैं वो भैया को बोलते हैं कि कई बार बोलते हैं कि बच्चे इस तरह से हालत में जी रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो भैया को बोलने पर दबरल सियार जैसन कौन बन जाते हैं? भैया। जब देवर बोलते हैं कि स्थिति बच्चों के बारे में बताते हैं तो जो भैया है दबरल सियार जैसन बन जाते हैं। देवर बाद में स्थिति को देखते हुए जो बेटी है उनके लिए सिलाई और ट्यूशन लगवा दिया और बच्चों को पढ़ाई के लिए सारा व्यवस्था कर दिया। अंत में क्या होता है, भौजी का भी विचार बदल जाता है और वो भी समझने लगती है कि बच्चों का पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और बाद में भौजी देवर से आके कहती है कि बाबू पढ़ा लिखल का और ही बात है। तो ये बात कौन बोलती है? तो भौजी बोलती है देवर से। जब अंत समय में कहानी के अंत में दिखाया गया कि भौजी को भी बात समझ में आ जाता है कि इस तरह से बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो काफ़ी बुरा हाल होगा। और इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि छोटा परिवार खुशी परिवार होता है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा परिवार को दिखाया गया। फौजी के 10 बच्चे हैं, इसमें 8 बेटा हैं और 2 बेटियां हैं, 10 इधर और 2 अपने। कुल मिला के एक ऐसा परिवार है कि दर्जन भर का सदस्य हैं एक परिवार में। आगे कहानी है दो पहला जोंटा। दो पहला जोंटा ये सोनमाटी का छठा कहानी है। इसमें जो मुख्य पात्र है उसमें किसना को दिखाया गया है। किसना मुख्य पात्र के रूप में है। तो इस कहानी में किसना को दिखाया गया है और किसना के बाप, माँ और एक छोटा भाई है नरेना। बाप क्या है, तो वो टायर का चप्पल पहनकर, किसका चप्पल पहनकर, तो टायर का चप्पल पहनकर बांस काटने के लिए जंगलों में जाता है। और जंगल में जाने के बाद काफ़ी जब थक जाते हैं चलते चलते तो बरगद पेड़ के नीचे, कौन पेड़, बरगद पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। और वहाँ पर रुकने के बाद घट्टा और मुनगा का साग और हरियर हरियर मिर्चाई जो रहता है उसके साथ भोजन करते हैं। किसना का जब 12-13 दिन तक तबीयत खराब रहा और जब नहीं ठीक हो रहा था तो उसको मोथा घास पिलाया गया। कौन सा घास? मोथा घास दवाई के रूप में पिलाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, मोथा घास को दवाई के रूप में कृष्णा को दिया गया था जब 12-13 दिनों तक कृष्णा का तबीयत ठीक नहीं हुआ था।
इसमें एक पात्र दिखाया गया है कन्हैया बाबू। कन्हैया बाबू गांव के ही एक अमीर आदमी हैं और वो घर में जो है कृष्णा के माँ बाप बाँस काट कर और दौरी सूप ये सब बनाने का काम करते हैं। तो कन्हैया बाबू गांव के व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं और उनके घर में ऑर्डर देके जाते हैं कि उनको दो दो दौरी दो दौरी और 4 सूप, ये बाँस से बनाया जाने वाला बाँस से बनाया जाता है दौरी और सूप। तो 2 दौरी और 4 सूप, इस तरह से वो ऑर्डर दे जाते हैं और उसके बदले में कृष्णा के परिवार को 6 रुपये प्राप्त होता है। कितना? 6 रुपये। 2 दौरी और 4 सूप के बदले में 6 रुपये कौन देके जाते हैं? कन्हैया बाबू। तो आप ये फैक्ट को ध्यान रखेंगे। आगे है इसमें 2 पहला जोंड्रा को जब काफ़ी जब बीमार पड़ जाता है तो 2 पहला जोंड्रा उसके कृष्णा के परिवार वाले मात्र 5 रुपये में, कितना में? 2 पहला जोंड्रा को 5 रुपये में बेचा जाता है। 2 पहला जोंड्रा, जोंड्रा का मतलब मक्का होता है, आप लोग जानते होंगे। तो 2 पहला जोंड्रा को 5 रुपये में बेचने का काम करता है। अब 2 पहला जो जोंड्रा है उसको 5 रुपये में बेचने के बाद डॉक्टर विनय के द्वारा इलाज किया जाता है। तो यहाँ पर जो पात्र है, ध्यान रखेंगे, जो पात्र है विनय डॉक्टर का काम करता है, डॉक्टरी का, और वो इलाज के बदले मात्र कृष्णा के परिवार से 2 रुपये पैसा लेता है। तो 2 रुपये का पैसा लेता है। तो जो 2 रुपये भी पैसा उसे प्राप्त हुआ है कृष्णा के परिवार को, वो 2 पहला जोंड्रा बेचने के बाद प्राप्त हुआ है। मतलब 2 पहला मक्का बेचने के बाद प्राप्त हुआ है। तो इसलिए वो 2 पहला जोंड्रा कितने के बराबर आज है? 2 लाख रुपए के बराबर है ना। तो 2 पहला जोंड्रा ही उसका परिवार के लिए काम आया। तो इसलिए बोला गया है कि 2 पहला जोंड्रा आज उसके परिवार के लिए 2 लाख रुपए के बराबर है। तो इन फैक्टों को आप ध्यान रखेंगे। आगे है वोददिता। वोददिता मतलब होता है, वोद मतलब नमी, नमी मतलब नम आँख, मतलब आंसू से भरा हुआ आँख। दिदा मतलब आँख होता है। इसमें जो मुख्य पात्र है चानों वाली मम्मा, जो एक मसूमात महिला है। मसूमात कहने का मतलब है कि एक ऐसी महिला जिसका पति ना हो, पति का मृत्यु हो चुका हो। तो वैसे ही महिला थी चानों वाली की दो बेटियां थी, रेशमी और जिरवा। बेटियों का नाम आप याद रखेंगे कि रेशमी और जिरवा 2 बेटियां थी। 2 बेटियां थी रेशमी और जिरवा, और एक बेटा था कोल्हा। चानू वाली की 3 संतान, 2 रेशमी और जिरवा बेटी और एक कोल्हा बेटा। और चानू वाली मामा का जो मुख्य काम था, शुक्र महतो के घर में काम करते थे। और चानू वाली की विशेषता देखें तो काफ़ी ईमानदार, नेक नीयत और सभी के घर में की खबर रखने वाली महिला थी। मतलब आस पड़ोस के जितने भी घर था उसके सारे घरों का खबर रखने का काम करती थी चानू वाली मम्मा। और साथ ही साथ वो काफ़ी ईमानदार थे। इसलिए उसमें एक कहा गया है कि पैसा और धन देख के बढ़ बढ़ के आदमी के ईमान धरखा पर रख दे है। लेकिन चानू वाली मम्मा ऐसा नहीं थी। गरीब जरूर थी लेकिन काफ़ी ईमानदार और नेक दिल की थी। तो इसमें जिरवा और रेशमी जो है चानू वाली मम्मा की बेटी है। तो एक बार शुक्र महतो का बेटा का शादी हो रहा था। वहाँ पर जिरवा और रेशमी की सहेली है सुगिया और हेमिया। सुगिया और हेमिया कौन है? तो सुगिया और हेमिया रेशमी और जिरवा की सहेली है। तो शुक्र महतो के बेटा का शादी हो रहा था। तो इन लोग इसको बुलाने आते थे उनका आंगन जगाने के लिए। आंगन जगाने का मतलब है कि वहाँ पर जिसके घर में विवाह होता है उसके घर में जाकर गीत नाच किया जाता है। तो यही काम करने के लिए सुगिया और हेमिया रेशमी और जिरवा को बुलाने आती है। तो निर्मल महतो तो एक बार की घटना क्या होती है, इसमें लेखक खुद बता रहे हैं कहानी को कि लेखक दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर आते हैं और सबको पैर छूते हैं, लेकिन चानू वाली मम्मा वहीं खड़ा रहती है लेकिन उनका पैर नहीं छूते हैं। तो चूँकि वो एक तरह से थोड़ी छोटी जाति के महिला थी, तो
उस तरह का भावना कहीं ना कहीं पहले था। तो लेखक जब दुर्गा पूजा में पढ़ाई करने के दौरान छुट्टी में घर आते हैं तो सभी का घर वालों का पैर छूते हैं, लेकिन चानू वाली मम्मा का पैर नहीं छूते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए चानू वाली मम्मा का चेहरा थोड़ा नीचे गिर जाता है। तो ये चीज़ को देखने के बाद लेखक भी एहसास कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं चानू वाली मम्मा को ठेस पहुंचा है। तो वो मन में विचार बनाते हैं कि अगली बार जब भी वो छुट्टी में घर आएंगे तो चानू वाली मम्मा का पैर ज़रूर छुएंगे। लेकिन संजोगवश जब अगली बार वो घर आने का सोचते हैं उससे पहले ही 5 दिनों तक चानू वाली मम्मा बीमार रहती है और उनका देहांत हो जाता है। चानू वाली मम्मा का देहांत हो जाता है 5 दिन बीमार रहने के बाद। तो जो लेखक सोच के मन में बैठा के रखे थे कि अगली बार जब भी घर आएंगे तो चानू वाली मम्मा का पैर छुएंगे, तो ये इनका सोच अधूरा रह जाता है और ये सपना पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि चानू वाली मम्मा का देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद निर्मल महतो की जो माता रहती है वो काफ़ी छाती पीट पीट कर रो रही है। किसकी माँ? निर्मल महतो की माँ काफ़ी छाती पीट पीट कर रो रही है, क्योंकि निर्मल महतो को बचपन में चानू वाली मम्मा ही दूध पिलाकर उसका जीवन बचाई थी। किसका? निर्मल महतो का जीवन बचाने का चानू वाली मम्मा ही बचपन में की थी। तो यहाँ निर्मल महतो को भी ध्यान रखेंगे। आगे कहानी है, 8वां कहानी है मलकी बहू। मलकी का बहू का मतलब होता है मलकी एक बहू को दिखाया गया है इसमें। और इसमें ये जो कहानी है दहेज प्रथा पर आधारित है, पूरी तरह से दहेज प्रथा पर आधारित कहानी है। और इसमें एक मलकी बहू मुख्य पात्र है और इसमें उसका पति है बिसुन। बिसुन जो कि बीए पास रहता है और बीए पास होने के बाद भी वो किसी तरह से कोई रोजगार से संलग्न नहीं रहता है। तो जो शादी विवाह हो रहा था उस मलकी बहू से बिसुन का, तो उस समय जो है 40,000 रुपये नगद, 40,000 रुपये नगद और एगो फटफटिया गाड़ी। बात हुआ था कि वो 40,000 रुपये नगद और एक फटफटिया गाड़ी, मतलब एक बाइक, उसको दहेज के रूप में बाद में दिया जाएगा। नगद तो 40,000 दिया ही जाएगा और एक फटफटिया गाड़ी 2-4 साल के बाद दिया जाएगा। तो बिसुन जो कि मलकी बहू का पति रहता है, बीए पास रहता है, लेकिन बाप और इसका जो बिसुन का ससुर है दयाल बाबू, मतलब मलकी बहू का पिता का नाम है दयाल बाबू, जो कि बोकारो में नौकरी करते हैं। बोकारो में नौकरी करते हैं दयाल बाबू। कौन? बिसुन का ससुर हैं और ये बोकारो में नौकरी करते हैं। और वहीं पर एक्सचेंज ऑफिस में बिसुन के साथ सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी। तो बिसुन के साथ पहली बार दयाल बाबू की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो एक्सचेंज ऑफिस में हुई थी। और दयाल बाबू क्या करते हैं? तो बोकारो में नौकरी करते हैं। तो जब बिसुन को कोई काम नहीं मिलता है तो आषाढ़ के महीना में अच्छा, कहानी के शुरुआत में ही इसमें दिखाया गया है कि आषाढ़ महीने में मलकी को नींद नहीं आते रहता है। और नींद नहीं आने का कारण है कि जब बिसुन बेरोजगार रहता है तो बिजनेस करने के ख्याल से वो अपने ससुर बिसुन के दयाल बाबू के पास जाता है बिसुन, और उसे जो तय हुआ रहता है कि 2-4 साल बाद एक फटफटिया गाड़ी देंगे, तो उसके बदले में वो कहता है कि हमको पैसा ही दे दीजिए और कुछ हम बिजनेस शुरू करेंगे। तो वहाँ पर उसके जो ससुर रहते हैं बिसुन, वो कहते हैं कि खस्सी के जान चलल जाए खवैया के पेटे ना भरे। तो ये कहावत है, खस्सी की जान चलल जाए खवैया के पेटे ना भरे, मतलब खस्सी का जो बकरा है उसका जान चला जाते रहता है और जो खाने वाला है उसका पेट ही नहीं भरता है। तो इस तरह का जो लोकोक्ति है ये मलकी बहू जो कहानी है उसमें दिखाया गया है। तो जब नहीं दे पाते हैं बिसुन को दयाल बाबू पैसा, फटफटिया के बदले में पैसा, वो तो बोलते हैं हम किसी तरह से जो 40,000 नगद है वो किसी तरह से खेत उत बेच के दिए थे, और ये फिर से आप फटफटिया मांगने आ गए हैं तो कहाँ से देंगे। तो इस तरह से जब नहीं दे पाते हैं बिसुन को दयाल बाबू पैसे, तो अंततः जो बिसुन रहता है दूसरा विवाह कर लेता है। और वो दूसरा विवाह कहाँ करता है? तो रोहतास की लड़की से। कहाँ? रोहतास में वो से एक दूसरी विवाह करके लड़की ले लाता है
और काफ़ी मलकी को सताया जाता है। तो वही दिखाया गया कि आषाढ़ के महीने में मलकी को नींद नहीं आ रहा है और काफ़ी परेशान किया जाता है मलकी को। किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों को आपको मैं शॉर्ट में कहानी को बता रहा हूँ और जो काम की चीज़ें हैं वो मैं बता दिया हूँ। आगे है 9वां नंबर कहानी भीतर बाहर। भीतर बाहर एक वास्तविक घटना पर आधारित कहानी है और इसमें पात्र स्वयं लेखक हैं विनोद कुमार महतो। इस कहानी के जो लेखक हैं विनोद कुमार महतो, इस कहानी के खुद पात्र हैं एक। और इसमें जो मुख्य पात्र है शेरजुआ है। शेरजुआ का विशेषता देखें तो 26 साल का एक युवक है, मुस्लिम युवक है और फुटबॉल खेलने में काफ़ी तेज़ तर्रार है और काफ़ी नेक स्वभाव का भी है और ये फुटबॉल टीम का अपना कप्तान भी रहता है। और शेरजुआ काफ़ी नेक दिली इंसान है और चूँकि उसका जो बाप है इबादत खान, जो शेरजुआ का पिता है इबादत खान, वो भी काफ़ी नेक आदमी था। तो उसी का गुण शेरजुआ में भी था, इसलिए इस कहानी में लिखा भी गया है बांसे के बखोर में बांस फूटे, मतलब जैसन बाप वैसा ही बेटा। तो जिस तरह का बाप था नेक आदमी, उसी तरह का उसका बेटा था। इबादत खां एक टैक्सी गाड़ी लिया हुआ था और गांव में कोई भी बीमार, चाहे कोई भी जाति प्रजाति का हो, कोई बीमार पड़ता था तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने या मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। तो इबादत का काफ़ी नेकदिली इंसान था। और एक बार की घटना है कि शेरजुआ फुटबॉल का खिलाड़ी रहता है। तो हजारीबाग के अमृत नगर में, कहाँ? हजारीबाग के अमृत नगर में फुटबॉल मैच होते रहता है। अचानक हजारीबाग से दो लोग आते हैं और वो ये खबर देते हैं कि हजारीबाग में सांप्रदायिक दंगा हो गया है और धारा 144 लग गया है। तो फुटबॉल खेलते समय ही मैच होते रहता है, उसी समय रोहित का, किसका? रोहित नाम के जो खिलाड़ी रहते हैं उनका हाथ टूट जाता है। सभी लोग डर जाते हैं, चूँकि हॉस्पिटल भी उसको कैसे ले जाया जाए। हजारीबाग में तो दंगा के कारण 144 लगा है तो कोई तैयार नहीं होता है। लेकिन शेरजुआ उसको किसी तरह से रिक्शा में लेकर हजारीबाग जाता है और बस स्टेशन से उसे कंधा पर के सहारे ही उसको अस्पताल पहुंचाता है। तो शेरजुआ का इसमें दिखाया गया है विशेषता, वो भी काफ़ी बाप की तरह ही काफ़ी नेक दिल का इंसान है और काफ़ी फुटबॉल का एक अच्छा प्लेयर भी है। तो वही शेरजुआ जो काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, वो एक बार भादो महीना में कुआं में नहाने के लिए गया और कुआं में उसका जो पैर फिसल गया और वो कुआं में डूब गया और उसी के कारण उसका मौत हो जाता है। तो उसी के लिए भादों का महीना में पूरा भीड़ लगाए हुए हैं वो कुआं के सामने। यही इस कहानी में दिखाया गया है। लास्ट और अंतिम जो कहानी है वो है हूब। जो सोंध माटी का अंतिम कहानी है हूब है और इसमें जो मुख्य पात्र है दामोदर। दामोदर एक गरीब लड़का है, पढ़ने में बहुत तेज है ना। और पिता इसका जो है दामोदर का, उसका पिता का नाम है गुरदयाल राम। गुरदयाल राम दामोदर का पिता का नाम है और वो 7 भाइयों में सबसे छोटा है। दामोदर अपने 7 भाइयों में से सबसे छोटा है। और जो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि 7 बेटे में जो 6 बेटे हैं वो काम की तलाश में चंदन नगर गए थे। कहाँ? चंदन नगर। लेकिन गुनेसर, इसमें एक पात्र दिखाया गया है गुनेसर। गुनेसर इस कहानी में एक अमीर आदमी है और क्या करता है कि गुनेसर जो है दामोदर को हल जोतने के लिए कहता है कि मेरे जो खेत है उसमें हल आके जोत देना। लेकिन दामोदर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और पढ़ाई के लिए चला जाता है। तो वो गुनेसर उसको कहता भी है कि पढ़ाई को हंसी मजाक नहीं, माइनस प्लस में दिमाग पागल हो जाएगा। तो इस तरह का बात गुनेसर दामोदर को कहता है ना। तो फिर बाद में क्या होता है कि दामोदर हजारीबाग में, कहाँ? हजारीबाग में पढ़ाई के लिए चला जाता है और वहाँ पर अपनी स्थिति को, पैसा का स्थिति तो काफ़ी ख़राब था, दयनीय स्थिति था। तो वहाँ पर रिक्शा चलाकर और ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह से बीए करता है और बीए में वो फर्स्ट डिवीज़न से पास करता है ना। तो बीए में वो फर्स्ट डिवीज़न से पास करता है और क्या होता है कि बीए में फर्स्ट डिवीज़न
का पास करने के बाद वो दरोगा का एग्ज़ाम देता है। दरोगा के एग्ज़ाम में वो पास करके दरोगा बन जाता है। और ये दरोगा का रिज़ल्ट वो कहाँ देखता है? पेपर में देखता है। तो दरोगा का रिज़ल्ट आता है तो वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो दरोगा का नौकरी करता है दामोदर, और दामोदर का नौकरी तो लग जाता है, लेकिन उसका माँ का निधन हो जाता है। माँ के निधन होने के बाद विवाह कर लेता है दामोदर और धनबाद में रहने लगता है ना। तो गुनेसर बाबू जो कि गांव का अमीर आदमी है, इसके जो पिता है दामोदर के गुरदयाल राम, वो भी गुनेसर के ही यहाँ काम करते थे, है ना। गुनेसर के यहाँ ही काम करके जीवन भर उसी के यहाँ काम करते हुए जीवन बिता दिए थे। अब गुनेसर के यहाँ ही कई दिनों तक 10 रुपये प्रतिदिन पर दामोदर भी काम करता था, लेकिन अंततः दामोदर अपनी मेहनत के बल पर दरोगा का एग्ज़ाम निकाल लेता है और दरोगा बन जाता है। इसमें एक घटना को दिखाया गया है कि गुनेसर एक बार गंगा सागर की यात्रा में जाता है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में पड़ता है और वहाँ पर तीर्थ करने के लिए अपनी माता के साथ जाता है। लेकिन क्या होता है कि लौटने के समय उसकी माता का तबीयत ख़राब हो जाता है। तो ख़राब हो जाता है तबीयत, तो धनबाद के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर 4 दिन इलाज चलता है और उसका 4,000 रुपये खर्च हो चुका था। और उसको इसकी माँ का पेट का ऑपरेशन करने के लिए 5,000 रुपये की तत्काल ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पर धनबाद में ही दामोदर ड्यूटी रहता है, वहीं पर रहता है। तो दामोदर ही गुनेसर बाबू के माता के इलाज के लिए सारा पैसे का इंतज़ाम करता है, खाना व्यवस्था का सारा कुछ इंतज़ाम दामोदर गुनेसर बाबू के लिए कर देता है। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि गुनेसर बाबू जो कि दामोदर को उतना सताता था, उस तरह का बात बोलता था, लेकिन अंत में दामोदर ही उसके लिए काम आया। तो अंत में गुनेसर बाबू का भी दिमाग बदलता है और उसको भी एहसास हो जाता है कि गांव के लोग अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं गांव का विकास होगा ही। और इसको तो खुद ही एहसास हो चुका था, क्योंकि जिसको ये धुतकारता था, जिसको बोलता था पढ़ाई कोई हंसी मजाक नहीं, वही आज इसको मदद करने का काम कर रहा था। वही दामोदर जो कि एक समय में गुनेसर बाबू के यहाँ 10 रुपये प्रतिदिन पर काम किया करता था, वही आज दारोगा का नौकरी कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर गुनेसर बाबू को मदद भी कर रहा है। तो इस तरह से 10 कहानी को मैं कोशिश किया कि समराइज फॉर्म में सारे कहानियों को बता दूं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोग को अंतिम समय तक रिवीजन के तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और उम्मीद है कि ये सब अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पर 1-2 पॉइंट और दिखाया गया था कि पूस में बोरसी तापते रहता है। पूस जो ठंडा का महीना रहता है तो दामोदर बोरसी तापते रहता है, यानी आग तापते रहता है। उसी समय गुनेसर बाबू उसको बोल के जाते हैं कि आके हल जोत देना, है ना। और एक चीज़ और है कि 7वीं से 10वीं तक के लिए दामोदर को छात्रवृत्ति भी दिया जाता था। तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण की तरह साबित होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपका अगर रिस्पॉन्स हम अच्छा देखेंगे, अगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, कुल मिला के अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम और भी जो कंटेंट तैयार करके रखे हैं, या तो खोरठा निबंध हो या तो और भी जो चीज़ें हैं खोरठा के लिए, जैसे सीजीएल के लिए, मैं उसको जल्द ही आप लोग के लिए वीडियो बनाकर ला दूंगा और वो भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।